नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे यूपी निकाय चुनाव की पूरी संपन्न हो गई है और यानी नतीजे भी आ गए। वहीं निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा है। कहीं अगर बात किया जाए तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय सिंह निषाद भी बीजेपी के जश्न में शामिल हुए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सिटी का सरताज कौन में लगातार हमने आपको दिखाया। हर एक सीट पर पल पल की अपडेट हमने आपको बताई और आज उसके नतीजे आ गए। तो महापौर के नतीजे बीजेपी को 17 में से 17 सीट मिले हैं। वहीं अगर बात किया जाए अलग अलग दलों की तो बीजेपी ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और वही अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो उन्होंने जिस तरीके से जोरदार मेहनत की उन्होंने उसका नतीजा ये रहा कि आज बीजेपी ने मथुरा, वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए जो उनकी मंशा है उसके अनुरूप परिणाम देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। मीडिया के आप सभी बंधुओं का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने शासन की योजनाओं को समय समय पे जनता तक पहुंचाने और प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता के जिस कार्यक्रम को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया है, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो सिटी का सरताज कौन में आज हम बात करेंगे फाइनल बात कि अब लगातार हमने इस कार्यक्रम में आपको दिखाया कि कौन कहां से सीट है, क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ चीजें हैं, क्या कब रिजल्ट आने वाला। रिजल्ट आ गया है, बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे साथ विनम्र सेन राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा पीएन द्विवेदी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहले विनम्र सेन आपसे ही सवाल शुरू करते हैं कि अगर देखा जाए इस पूरे निकाय चुनाव को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आज फाइनल रिजल्ट आ गया, पूरे रिजल्ट को एक एनालिटिकल जवाब चाहते हैं आपसे। विनम्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज जा रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। मैं कह रहा था कि जैसा कि पूर्वानुमान था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला आएगा जी। और भारतीय जनता पार्टी ने उस पूर्वानुमान को इस चुनाव में साबित किया और एक धमाकेदार जीत, जैसे हम सभी लोग कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सारी पार्टियों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में इस चुनाव को देखा जाना चाहिए। तो इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी पूरी ताकत झोंके हुई थी, कर्नाटक में भी सेमीफाइनल था।
नहीं नहीं, कर्नाटक में सेमीफाइनल बिल्कुल था, लेकिन हाँ। भारतीय जनता पार्टी वहां कर्नाटक में बिल्कुल हारी। हाँ। और कर्नाटक में विफलता मिली। भारत जोड़ो यात्रा का लाभ मिला, एक ध्रुवीकरण का, और जिस प्रकार से एक एंटी बीजेपी अभियान कांग्रेस ने चलाया था, उसका उसको लाभ मिला। तो निश्चित तौर पर कर्नाटक में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के नगर निगम के चुनाव के संदर्भ में बात अगर करें तो इसको भी सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। और इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी धमाकेदार जीत हासिल की। हाँ। यहाँ पर मुकाबले से कांग्रेस बाहर रही, एकदम कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं था। समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही थी, लेकिन वह जीत में परिवर्तित नहीं हो पाया। बहुजन समाज पार्टी टक्कर दे रही थी, लेकिन शायद इनके बड़े नेता, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता जो अगर मैदान में भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी और तमाम मंत्री और विधायकों की तरह अगर वो लोग भी मैदान में प्रचार के उतरे होते तो परिणाम शायद कुछ और हो सकता था, कर्नाटक जैसे नतीजे आ सकते थे। हाँ। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्यों कर वो लोगों ने प्रयास में, उन लोगों के कहां पर माने विफलता रह गई, प्रयास में कहां पूर्णता नहीं आ पाई, जिसके कारण उनको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। पीएन द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। पीएन द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे ये कि आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो एक विश्लेषण मैं आपसे चाहता हूं इस पूरे निकाय चुनाव को, क्योंकि आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनसभाएं की, फिर इसके बाद दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी लगातार लगे रहे, उधर समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों का चुनाव प्रचार की अगर बात किया जाए, आप क्या देखते हैं इस पूरे निकाय चुनाव को? अगर बीजेपी जीती तो क्यों जीती, विपक्ष हारा तो क्यों हारा, क्या है आपका एनालिटिकल जवाब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव बड़े ही सधे ढंग से लड़ा करती है, और वो एक ऐसी पार्टी है जो सदैव अपने को इलेक्शन मोड में रखती है, और हर इलेक्शन को एक रणनीति के तहत वो लड़ती है, और उस रणनीति को बूथ लेवल तक वो इम्प्लीमेंट भी करने में सक्षम होती है। तो पहला कारण तो उसकी जीत का ये है। दूसरा कारण जो है वो इस चुनाव में विपक्ष ने अपने को दूर रखा। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक चुनाव में व्यस्तता के बावजूद उन्होंने लगभग 50 जनसभाएं इस अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन में किया। वहीं और दलों के नेताओं को आप देख लीजिए, चाहे वो सपा अथवा बसपा अथवा कांग्रेस, बिल्कुल दल के बड़े नेताओं। द्विवेदी जी, आप बड़ी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आपने कहा कि कर्नाटक में व्यस्तता के बाद वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे, प्रधानमंत्री खुद भी वहां गए थे, लेकिन कर्नाटक में हार गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कहीं न कहीं बीजेपी के साथ है, यानी वहां विश्वास नहीं, लेकिन निकाय चुनाव में विश्वास है। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं द्विवेदी जी आपसे, क्योंकि आप एनालिटिकल जवाब दे रहे थे, इसलिए एक जो आपने कर्नाटक का जिक्र किया, तो मैं चाहता हूं इसको भी कोरिलेट करके देखें, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है, बीजेपी एक तरफ हार, पूरा राज्य हार गए, दूसरी तरफ यहां इधर निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन, महापौर के 17 के 17 सीट। इस पर मुझे बोलना है? हाँ, इस पे आपको बोलना है। हाँ, ऐसा है, कर्नाटक में भाजपा की हार हुई है। हाँ, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय में भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज की है। हाँ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि यहाँ के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, और कर्नाटक के चुनाव को भी 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को ज्यादा महत्व इसलिए दे रहा हूं कि कर्नाटक में पार्लियामेंट्री सीट मात्र 28 है, और उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट्री सीट 80 है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसी चुनाव में अगर कोई दल क्लीन स्वीप ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आज
यह स्थिति भाजपा की उत्तर प्रदेश में न होती हाँ, तो कर्नाटका का जो इसका वहां पर ये फेल्योर हुए हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी पराजय होती। जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करना 16 के 16 नगर निगमों में भाजपा 17 के 17 नगर निगमों में हाँ। भाजपा की जो सरकार बन रही है हाँ। वह बहुत बड़ी उपलब्धि है भाजपा। और एक चीज और जान लीजिए, इसको ये जो आप 2017 द्विवेदी साहब में- इसको जो आप विश्लेषण कर रहे हैं, इससे मैं बीजेपी के प्रवक्ता का विश्लेषण मानूं या एक राजनीतिक विश्लेषण का प्रवक्ता? मैं प्रवक्ता का हाँ। विश्लेषण ये आपका नजरिया हो सकता है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप एक तरफ जो आपका ये विश्लेषण है, तो इसको मैं चाहता हूं कि बीजेपी नहीं, प्रवक्ता ये का जो विश्लेषण मैंने मानो कहा या है, एक निष्पक्ष कर्नाटका राजनीतिक में- विश्लेषक का। हाँ, हाँ। कर्नाटका में देखिए क्या होता है कि इलेक्शन अथवा पॉलिटिक्स सदैव सीटों को लेकर के चला करती है। कोई भी दल वहां अधिक अपना प्रभाव डालना चाहता है जहां सीटें अधिक हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में सारे दल क्यों टूट पड़ते हैं? हाँ। कभी चुनाव नहीं लड़ते फिर भी ओवैसी साहब हाँ। उत्तर प्रदेश में आया करते हैं। हाँ। भले ही 2-4 सीटें सभासद की अथवा पार्षद की वो पा जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार उपलब्ध, पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मालूम है 3 सभासद की सीट जीते थे और 2-4 सदस्य जीते थे नगर पंचायतों में और नगर पालिका परिषदों में। इस बार उन्होंने रामपुर जैसे नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष जीत ली। तो ये बड़ी, उत्तर प्रदेश में सारे दल क्यों टूटते हैं? हाँ। उसका कारण है कि यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। हाँ। और ये 80 सीटें देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलती हैं। इसके मुकाबले कर्नाटका की 28 सीट मायने नहीं रखती है। इसलिए उत्तर प्रदेश का यह नगर निकाय चुनाव कर्नाटका की असेंबली के चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। विनम्र सिंह जी, ऐसा आप भी मानते हैं क्या? ठीक है, द्विवेदी जी को आपने सुना, बहुत गंभीरता से सुना, मैं भी सुन रहा था। आप क्या मानते हैं क्या नगर निकाय चुनाव और कर्नाटका का चुनाव को जो है ज्यादा महत्व दे रहे हैं निकाय चुनाव को? क्या आप भी ऐसा? नहीं, द्विवेदी जी एक संजीदा पत्रकार हैं, गंभीर बात कर रहे थे, लेकिन मैं केवल दो दृष्टियों से इस कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के चुनावों के तुलनात्मक अध्ययन को देखने का प्रयत्न कर रहा हूं। हाँ। कि पहली बात, आप सेमीफाइनल दोनों चुनावों को अगर माने आप, तो आप देखिए कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ सेमीफाइनल एक जगह हार रहे हैं, एक तरफ एक जगह जीत रहे हैं। मैं उसका तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने सौरभ जी प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप देखें तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा नहीं साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी, सरकार नहीं बनाई, 50 सीट दूर रही, बहुत लॉस हुआ भारतीय जनता पार्टी को। दक्षिण का द्वार था भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक, और वो द्वार फिलहाल दक्षिण का बंद हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुपड़ा साफ नहीं हुआ, क्लीन स्वीप की स्थिति नहीं आई। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो विपक्षी दलों के लिए गंभीर चिंता का विषय है कि वो क्लीन स्वीप की स्थिति में है, सुपड़ा साफ की स्थिति में है। तो इस दृष्टि से अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारतीय जनता पार्टी आपको इस विश्लेषण में 20 दिखाई पड़ती है, और इसको दिखाई पड़ने पर कोई मतलब दिखाई पड़ना कहने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण मैं जो कह रहा था, ये तो हुआ पहला दृष्टिकोण। आप इस चुनाव को दूसरे दृष्टि से अगर देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि कर्नाटक में मोदी जी का जादू नहीं चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जादू बरकरार दिखाई पड़ रहा है। इस दृष्टि से भी आप इस चुनाव का विश्लेषण कर सकते हैं, जो भाजपा के लिए एक खुशी और गम दोनों का सानिध्य एक साथ मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। द्विवेदी जी, ठीक है, आपने जो बात किया ये थोड़ा सहमति हो सकती है, लेकिन द्विवेदी जी मेरा एक सवाल ये कि निकाय चुनाव की अगर बात कर रहे हैं, आगामी चुनाव को लेकर आप कहते हैं ना कि इसको एक लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था, यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहीं न कहीं लिटमस टेस्ट में पास हो गई है, लेकिन विपक्ष को क्या कहेंगे आप? विपक्ष को कहां खरा उतर, विपक्ष को क्या करने की अब जरूरत है? क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों अगर सही रहेंगे तभी तो लोकतंत्र में मजबूती रहेगी। हेलो द्विवेदी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको?
हाँ, एक बार फिर से आप मेरा प्रश्न मेरा को सवाल ये आपसे कि देखिए अभी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश दोनों को आपने मिला के विश्लेषण किया। एक मेरा सवाल ये कि अब देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो विपक्ष जो है इस बार एकदम काफी दूर रहा। एक बार थोड़ा बहुत एक्टिव अगर दिखी तो समाजवादी पार्टी। कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस सिफर ही नजर आई। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो आपने देखा कि मायावती सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग और सोशल मीडिया के जरिए ही जनता के बीच में नहीं, यानी जनता कहीं न कहीं जो है वो अब ये समझ चुकी है कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं, आपको हमारे बीच में आना पड़ेगा। बसपा को तो इस चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ 2017 के चुनाव में जब मात्र 16 सीटें थी नगर निगम की, हाँ तो बसपा ने 2 सीट जीती थी, मेरठ और अलीगढ़ की सीट, और भाजपा के पास मात्र 14 थे। आज इस बार एक सीट बढ़ गई शाहजहांपुर की और 17 हो गई और बसपा एकदम साफ हो गई। हाँ। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि बसपा का तो सपा से भी ज्यादा नुकसान हुआ है इस चुनाव में। हाँ 2017 में उसके पास 2 सीटें थी नगर निगम की, हाँ मेरठ और अलीगढ़ की। जी जी इस बार एकदम कहीं नहीं। और दूसरी चीज, एक चीज और, अभी आप जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, नहीं मैं आरोप नहीं लगा रहा था द्विवेदी जी, मैं तो सवाल पूछ रहा था। एक मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ। मैं पूरा विश्लेषण कर रहा था कि पिछले चुनाव 2017 के चुनाव में, हाँ। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हाँ और नगर निगमों में 14 भाजपा को मिला और नगर पंचायतों में सबसे ज्यादा 41% सीटें निर्दलियों को मिली थी। लेकिन इस बार आप देख लीजिए, मुश्किल से 15-20% निर्दलीय पा रहे हैं नगर पंचायतों में। हाँ यानी इतना भयंकर एक तरह से पूरा क्लीन स्वीप हुआ है भाजपा का। हाँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ। और पता है द्विवेदी जी एक बात अभी आई, अभी हम इससे पहले एक प्रोग्राम भी कर रहे थे। निर्दलीय जो प्रत्याशी जीते हैं ना, कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, नाराज हुए और वही जीत गए। द्विवेदी जी आप निर्दलीय की बात करें, कई सारे ऐसे प्रत्याशी इस बार आए हैं बीजेपी ने जिन पर विश्वास नहीं दिखाया कि नहीं हो सकता है कि मामला न बने, और वो जीत गए। नहीं, हमारा कहने का मतलब 2017 में नगर पंचायतों में जो 544 सीट नगर पंचायत की है ना, उस नगर पंचायत में 2017 में निर्दलीय 41-42% जीते थे। और भाजपा का परसेंट जो था उस बार नगर पंचायत में मात्र 23% था। इस बार जो है भाजपा का परसेंट 50 से ऊपर जा रहा है और निर्दलियों का परसेंट जो है वो 15 से 20 के बीच में आ रहा है। जी ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है आपकी बात आ गई। विनम्र जी एक सवाल मेरा आपसे, देखिए पीएन द्विवेदी साहब ने बता दिया कि उनका जो विश्लेषण था उन्होंने बखूबी रखा और दर्शक समझ भी रहे होंगे। मेरा सवाल आपसे ये, देखिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर विपक्ष काम है विरोध थोड़ा तो करेगा ही, विपक्ष जो है वो बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। तो ये क्या ठीक संदेश जा रहा है? जब विपक्ष ही नहीं होगा तो मामला थोड़ा गड़बड़ नहीं हो जाएगा? नहीं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत विचारणीय विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है कि लोकतंत्र जिन स्तंभों से मिलकर खड़ा होता है उसमें से पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में या देश के परिदृश्य में आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मजबूत विपक्ष खड़ा होता नहीं देख रहे हैं। लेकिन इसमें दोष विपक्षी दलों का है। वो जमीन पर उतरकर मेहनत, आप देखिए कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट की बात आप कर रहे हैं। आप राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, सड़क पर मेहनत की, संघर्ष किया, तो उनको लाभ मिला ना। उत्तर क्यों नहीं देश भर में ऐसी कोई योजना बनाती कांग्रेस पार्टी? अब उनके हिस्से की मेहनत भी मोदी और अमित शाह से आप अपेक्षा तो नहीं कर सकते ना कि कांग्रेस के हिस्से की मेहनत करें, या योगी आदित्यनाथ से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते ना कि अखिलेश यादव और मायावती के हिस्से की मेहनत करें। उनके हिस्से की मेहनत तो उन्हें ही करनी होगी। केवल विधानसभा के फ्लोर पर विधानसभा को डिस्टर्ब करना या जनता के मुद्दों को दिखाने का, उठाने का एक मतलब प्रदर्शन करना,
या मायावती जी की तरह केवल आदेश पारित कर देना कि अब जनता मेरे पर्स में है, मेरा वोट बैंक मेरे पर्स में है और उस पर्स से निकालूंगी और मत पेटी में भर जाएगा। तो अब ये 21वीं शताब्दी के इस दूसरे दशक में अब ये भारत वो भारत नहीं है जो किसी के पॉकेट में रहना पसंद करता हो। वो अपना 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 मतलब एक अपनी प्रेजेंटेशन चाहता है, अपना वजूद चाहता है, अपना सम्मान और स्वाभिमान चाहता है। इस दृष्टि से विपक्ष को इन बातों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होगा। जमीन बिल्कुल, चलिए ठीक है, जनता से संवाद स्थापित करना होगा। चलिए ठीक है। पीएन द्विवेदी साहब, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, फाइनल विश्लेषण। फाइनल विश्लेषण क्या, किस पर? फाइनल विश्लेषण इस पूरे निकाय चुनाव को आप फाइनल कमेंट दे दीजिए कि मतलब लगे कि हाँ यही कंक्लूजन था, कम शब्दों, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं है। ये फाइनल टिप्पणी यही है कि विपक्ष को इससे सीख लेनी चाहिए। जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय बता रहे थे कि उनको भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा सशक्त लोकतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सशक्त लोकतंत्र नहीं होता सरकारें बेखौफ हो जाया करती हैं। इसलिए यह एक संदेश उत्तर प्रदेश नगर निकाय का चुनाव दे रहा है। चलिए बिल्कुल, पीएन द्विवेदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। विनम्र सेन सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। तो ऐसे में सिटी के सरताज कौर में अभी तक हमने हर एक विश्लेषण आज तक आप तक पहुंचाया और अब तक का विश्लेषण की अगर बात करें तो जो है सत्ता पक्ष मजबूत होता जा रहा है, विपक्ष कमजोर हुआ है। विपक्ष को इस पर सोचने की जरूरत है, आखिरकार कमी कहां रही, कहां पर काम करना है, कहां पर होमवर्क करना है। सिटी का सरताज कौन, मैं इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।